दोस्तों यूपीएससी मेंस के लिए आंसर बिल्डिंग की फ्री यूट्यूब सीरीज़ में हमने 2 लेक्चर्स में अब तक देखा कि अगर क्वेश्चन में मल्टीपल थीम्स हो या फिर क्वेश्चन में इस तरह के कीवर्ड्स हो इन लाइट ऑफ या इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, तो उन्हें कैसे आंसर किया जाता है। इस लेक्चर में हम अपने डिस्कशन को, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे अगर आपको इस तरह के कुछ कीवर्ड्स मिलते हैं हाउ फार या टू व्हाट एक्सटेंट, तो ये टाइप ऑफ मेंस क्यूए, इस तरह के क्वेश्चंस जो कुछ आपकी स्क्रीन पर हैं इनको आप फिलहाल के लिए देख सकते हो। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, गो टू दिस मेंस आंसर बिल्डिंग प्लेलिस्ट MAB सिनॉप्सिस आई सर्च करो एंड सेव दिस। अगर आपने कोई भी पेड कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो बिलीव मी ये कुछ लेक्चर्स, इनफैक्ट जो लेक्चर्स अभी भी अवेलेबल हैं और ये जो सीरीज़ है इसमें 15-20 टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे, उनको करने के बाद आपको कोई भी कोर्स लेने के लिए सिर्फ तभी नीड पड़ेगी जब आपको PDF सॉल्यूशंस चाहिए हो। अदरवाइज़ आपको किसी भी तरह का आंसर राइटिंग का कोर्स ज्वाइन करने की नीड नहीं पड़ेगी। राइट तो स्वागत है सिनॉप्सिस IAS में, मेरा नाम है कृष्णा। देखो, जब पूछता है हाउ फार या टू व्हाट एक्सटेंट, इसका मतलब क्या है, एक बात बताते चलो। मान लो आपको जाना था A प्लेस से, सपोज ये प्लेस A है, A प्लेस से B प्लेस पे जाना है। हाउ फार हैव बीन यू सक्सेसफुल, आप क्या कहोगे, कितना हो गए हो। इसका मतलब सपोज आपको 100 किलोमीटर चलना था तो कितना चल चुके हो, आप कहोगे 60 किलोमीटर। तो आपको ये तो बताना ही है कि कितना चल चुके हैं, ये भी बताना है कि कितना नहीं चले हैं, जो बचा हुआ है वो भी बताना है। राइट, कितना बचा हुआ है। जैसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो एक्चुअल में है, तभी आपको समझ आएंगे। जैसे ये पूछा है, हाउ फार वॉज स्वदेशी मूवमेंट लिंक्ड विद बॉयकॉट, मतलब स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, बॉयकॉट कितना लिंक्ड था, क्या ये लिंक्ड था, नहीं था, कुछ और था। इसमें हमें कंपैरिजन, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस नहीं बताना है, आपको ये बताना है कितना दोनों रिलेटेड हैं और कहाँ पे दोनों रिलेटेड नहीं है। राइट, दोनों एस्पेक्ट्स पे आपको बात करनी है। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये 1992 में पूछा, आज की डेट में भी रेलेवेंट है। कर्जन की पॉलिसी तिब्बत के लिए जो थी, इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन। स्ट्रेटेजिक में मेनली जब हम UPSC में बात करते हैं मेनली मिलिट्री आता है, मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल को ही UPSC में स्ट्रेटेजिक कहते हैं। राइट, तो कितना था, क्या सिर्फ यही था। अब आप कहोगे कि नहीं था। मान लो मैं कहता हूँ 60% था, तो बाकी 40% नहीं था। आप बताओगे नो इट वाज नॉट, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट वो नहीं लिखना है। आप बताओगे स्ट्रेटजिक के बदले कुछ और था क्या, क्या ट्रेड था, क्या इकोनॉमी था, क्या रिलीजन था, क्या गवर्नेंस था, कुछ और था। राइट, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस अप्रोच करते हुए जब पूछा हो हाउ फार या टू व्हाट एक्सटेंट, ये चीज़ें माइंड में रखनी है। जैसे ये क्वेश्चन 2024 में पूछा, हाउ फार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई इंडिया में, ये कैसे रिस्पॉन्सिबल था। राइट, ये हाउ नहीं पूछ रहा है, हाउ वॉज नहीं पूछ रहा है कि कैसे रिस्पॉन्सिबल था। इसमें आपको आर्ग्यूमेंट इन फेवर नहीं बताने हैं या आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट नहीं बताने, आपको बताना है कि कितना रिस्पॉन्सिबल था। आप ये भी बताओगे, हो सकता है इंडिया में नल्ले लोग बैठे हो सकता है कुछ और लोकल फैक्टर्स आ गए हो जिसकी वजह से ये जो हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री है वो इंडिया में नहीं चल पाई। तो कुछ एक्सटेंट तक था, कुछ एक्सटेंट तक नहीं था। राइट, इस वे में ये क्वेश्चन किसी और थीम में भी डाला हुआ था। इस वे में आप क्वेश्चंस देखो, काफ़ी सारे आपको दिखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन पूछा है कि महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन क्या था, हाउ फॉर इट वॉज अ डिपार्चर, कितना डिपार्चर था, कितना नहीं था। तो होपफुली अभी आपको समझ आ रहे होंगी थीम्स। GS2 से देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो पूछे हैं। यहाँ पे पूछा है नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, फाइनेंशियल रिलेशन, जैसे ये क्वेश्चन है। राइट, एग्जामिन द इवॉल्विंग पैटर्न, समथिंग ये पूछा है। पहला पार्ट ये है, एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा है, एक क्वेश्चन 15 नंबर में 7.5 नंबर आपको पहले क्वेश्चन के लिए मिलेंगे, 7.5 दूसरे। हाउ फार हैव रिसेंट रिफॉर्म्स, अभी जो रिसेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं उन्होंने फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया को कैसे इम्पैक्ट किया है, कितना इम्पैक्ट किया है, कैसे नहीं है। हाउ हैव नहीं पूछा, हाउ फार कितना इम्पैक्ट किया है, कितना नहीं किया। हो सकता है कि कुछ लेवल पे फिस्कल फेडरलिज्म अनटच्ड रह गया हो, उसका कोई फर्क ही ना पड़ा हो। राइट, या किसी और चीज़ की वजह से भी फिस्कल फेडरलिज्म हो रहा हो सकता है कि कोई और फैक्टर्स भी हो। तो आपको कुछ इस तरह की बातें करनी होती हैं। राइट, जब क्वेश्चन पूछे हाउ फार के कॉन्टेक्स्ट में। राइट, इस तरह से आप देखो 51 रिजल्ट्स हैं। सिमिलरली टू व्हाट एक्सटेंट पार्लियामेंट इज एबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये ऐसे नहीं, बहुत पुराने क्वेश्चन ही हैं, अभी के भी क्वेश्चन है और पुराने क्वेश्चन भी रेलेवेंट है। राइट, तो
कितना कर सकती है, कितना नहीं कर सकती, और इसके अलावा पार्लियामेंट के अलावा कुछ और है, आप भी अलग अलग चीज़ें सोच सकते हो। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं। आपको अगर GS1 GS2 के बियॉन्ड कुछ दिखा दो तो इकोनॉमी में देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, बजट में है, इंक्लूसिव ग्रोथ में कुछ है, राइट, समथिंग इज हेयर। टू व्हाट एक्सटेंट, ये वाला क्वेश्चन कि पैटर्न ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड इन इंडिया, इस चीज़ ने हाउ दिस, इस चीज़ की वजह से इंक्लूसिव ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव कितना अचीव हो पाया है। तो ये क्या है, आपको एग्जाम मोमेंट में ये लाइन हमेशा माइंड में रखनी है कि ये वाली लाइन, राइट, दिस, इस तरह से बहुत से क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, राइट। तो ठीक है, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन, हम सिर्फ वही वाले पार्ट ले रहे हैं, जैसे हाउ फार, पहले स्वदेशी मूवमेंट वाले का देख लेते हैं आपको, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट बॉयकॉट से कितना लिंक्ड था, राइट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू हैव टू टेल कितना लिंक्ड था। आपको इवेल्युएट करना है कि क्या ये कंप्लीटली लिंक्ड था या फिर पार्शियली लिंक्ड था, राइट। ये आपको दोनों डायमेंशन में बात करनी है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसमें आप कुछ भी कर लो, राइट, दोनों चीज़ें बतानी है। थीम क्या है क्वेश्चन की, स्वदेशी, स्वदेशी मतलब सेल्फ रिलायंट, बॉयकॉट मतलब रिजेक्शन, हम चाहे सेल्फ रिलायंट हो पाए चाहे ना हो पाए, हमारे पास कुछ हो ना हो, बाहर वालों को बॉयकॉट करो। तो ये दो चीज़ें देखने में सिमिलर सी लगती हैं, बट क्या ये चीज़ सिमिलर है। तो अब इसका आप इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सब चीज़ें करने से पहले मैं आपको यही कहूँगा, लिखना सीखो। पहला, लिंक्ड कितना था, मैं कहूँगा लिंकेजेस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट विद बॉयकॉट। आप बताओ पहला, बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हो, जैसे ओरिजिन कॉमन था, फॉर एग्जांपल दोनों जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, उसके प्रोटेस्ट में आए थे। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है, बॉयकॉट ने फॉर एग्जांपल फॉरेन इंपोर्ट्स को वीक किया, स्वदेशी ने जो वैक्यूम था उसको फिल कर दिया। तीसरा, इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, पॉइंट्स आप लिख सकते हो, राइट। लीडरशिप आप देखोगे कि ओवरलैप करती थी, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स आप बता सकते हो। लेकिन आपका आंसर सिर्फ इसमें कंप्लीट नहीं होगा। आप देखो, फिगर बनाना आप बिल्कुल बना दो, मान लो इसमें इमेज बनानी है, मैं लिखूंगा स्वदेशी मूवमेंट, कंप्लीट लिखूंगा। इमेज कैसे बनाई जाती है, सोचो, स्वदेशी मूवमेंट से लिंक्ड है बॉयकॉट, यहाँ पे आप इस तरह से बना दो। अब स्वदेशी मूवमेंट से डायरेक्टली नेशनलिज्म लिंक्ड हो या ना हो, लेकिन बॉयकॉट से नेशनलिज्म ज़रूर लिंक था, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो नेशनलिज्म लिंक था। अब नेशनलिज्म से लिंक होने पे, क्योंकि बॉयकॉट लिंक्ड है, इस वजह से स्वदेशी मूवमेंट भी लिंक था, तो बन गया ये बढ़िया सा फिगर, एक बना देना। इस पे नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर अब आपको किस चीज़ पे मिलेंगे, इसका पार्ट 2 कि स्वदेशी एंड मूवमेंट, आप एक लाइन या तो ऐड करो कि हाउएवर देयर वर सम डिफरेंसेस बिटवीन स्वदेशी एंड बॉयकॉट। डिफरेंस आपको टेबल में लिखने हैं या कुछ भी लिखो। स्वदेशी मूवमेंट क्या है, बेसिकली दोनों का अगर आप एक नेचर समझो, स्वदेशी मूवमेंट कंस्ट्रक्टिव था कि आप स्वदेशी लेके आओ, इंडिजिनस इकोनॉमी बनाओ, एंड बॉयकॉट क्या है, डिस्ट्रक्टिव कि भैया खत्म करो खत्म करो, राइट। मेनली इसका फोकस क्या था, स्वदेशी मूवमेंट का फोकस था सेल्फ रिलायंस। हम दूसरों का बॉयकॉट, ये तो मतलब दूसरों के फटे में टांग नहीं अड़ाएंगे, हम खुद को इम्प्रूव करेंगे। जैसे आज के टाइम में आप चाइनीज़ गुड्स को बॉयकॉट करके क्या कर लोगे, क्या आपके पास इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, नहीं है। बॉयकॉट क्या है, प्रोटेस्ट फॉर्म में आ सकता है। ये एक रेडिकल अप्रोच है, ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। इस वे में आप चीज़ें बताओगे, राइट। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आंसर करने कैसे हैं। कंक्लूजन में भी आप यही करोगे, यही चीज़ें आपको बतानी है। जब भी आप इवैल्यूएशन करते हो ऐसे क्वेश्चन का, तो आप बताओ, इवैल्यूएशन वाले पार्ट में बता दो कि किस तरह से था, किस तरह से नहीं था। चलो 99 का कर्जन का क्वेश्चन, हिस्ट्री का एक और क्वेश्चन लेते हैं कि कर्जन की पॉलिसी तिब्बत के लिए, पढ़ा होगा, यंग हस्बैंड मिशन वगैरह ये सब आपने पढ़े होंगे, ठीक है। हाउ फार, अब ऐसे क्वेश्चंस में ना आपके पास प्रेशर आता है, यार कर्जन की हमें तिब्बत पॉलिसी पता ही नहीं है, पॉइंट से नहीं पता, मिशन में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो सब नहीं पूछा है। ये पूछा है कि कर्जन की पॉलिसी तिब्बत के लिए किस तरह से स्ट्रेटजिक कंसिडरेशन से इन्फ्लुएंस थी भी या नहीं थी। आप ये बताओ, तिब्बत की पॉलिसी थोड़ा भी अगर आपको पता है, बेसिकली बफर स्टेट बनाने के लिए थी, रशिया के इन्वेजन का खतरा था, ये तो पता ही है मुझे। मान लो ये दो चीज़ें अभी याद है, जेन्युइनली मुझे दो ही चीज़ें याद है, राइट। तो अब मुझे इसमें क्या बताना है, हाउ फार कितना था, इसका मतलब किस चीज़ के लिए, स्ट्रेटजिक कंसिडरेशन से कितना ड्रिवन था,
ना ट्रेड, ना रिलीजन, ना इकोनॉमी, कुछ और नहीं, राइट, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजिक कंसिडरेशन से, राइट। तो आपको ये बताना वॉज इट मेनली स्ट्रेटजिक, आप इस वे में बता सकते हो कि हाँ ऑल्दो इट वॉज मेनली स्ट्रेटजिक बट दूसरे मोटिव, पॉलिटिकल मोटिव भी था, अलग अलग तरह के मोटिव्स थे इसके, राइट। तो अब आप इसमें इंट्रोडक्शन में आप कर्जन का टेन्योर बताओ, ग्रेट गेम राइवलरी, जो बताना है वो बताओ, तिब्बत की पोजीशन इंडिया चाइना के बीच बताओ, मैप बनाओ, जो खटारा काम करना है इंट्रो में कर लो। मेनली मार्क्स मिलेंगे आपको, 15 नंबर है ये, माइंड में रखना, 15 नंबर कम नहीं होते हैं, राइट। और सिर्फ 2 पॉइंट्स मुझे आते हैं, उनके बेस पे हम कैसे लिखेंगे। एक यंग हस्बैंड मिशन है, उसमें मुझे पता नहीं कि क्या था। मेंस में इतनी नॉलेज अगर आपको है ना तो भी आंसर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब कुछ कीवर्ड्स देख लो, पहले मैं बता देता हूँ कि स्ट्रेटजिक था, STRATEGIC, स्ट्रेटजिक था। एक कीवर्ड कहीं आप पढ़ोगे नहीं भी है ना, द ग्रेट गेम कहा जाता है, ठीक है, रट लो। द ग्रेट गेम की राइवलरी थी। 19th सेंचुरी में क्या था कि ब्रिटेन और रशिया में दोनों में होड़ लगी थी कि सेंट्रल एशिया में कौन इन्फ्लुएंस ले आएगा, तो वहाँ से रशिया था, यहाँ से कर्जन थे। दूसरा कि रशिया तिब्बत में आ जाएंगे, राइट। तो कर्जन को ये लगता था कि रशिया इन्वेड कर रहा है, नॉट ओनली पॉलिटिकली बट अपने कुछ एजेंट्स भेज रहा है, आर्म्स भेज रहा है, सॉफ्ट मिशंस, ये सब चीज़ें कर रहा है। तो अगर आइसोलेट कर देते तो ब्रिटेन का तो कोई डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट बचता नहीं। तीसरा, एक बफर जोन भी बनाना है, ठीक है, तिब्बत को बफर जोन, जैसे आपको आज के टाइम में बताना है, राइट। अब एग्जाम्पल कैसे बताओगे, तब तिब्बत बफर मान लो आपको बताना है, आप ये बताओ कि ये तिब्बत एरिया है, ठीक है, तिब्बत और ये चाइना है, तो ये एक बफर जोन है, ठीक है। उस टाइम पे ये था, आज के डेट में क्या है, नेपाल और भूटान है बफर जोन, वैसे ही था, तो वो चीज़ है। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या इसमें आपका आंसर हो जाएगा, नहीं होगा। इट इज़ आस्किंग कि स्ट्रेटजिक कंसिडरेशन से कितना ड्रिवन था। तो यू कैन टेल द अदर वे राउंड ऑल्सो, मतलब अदर फैक्टर्स भी थे, हाउएवर देयर वर अदर फैक्टर्स बियॉन्ड स्ट्रेटजिक कंसिडरेशंस, जैसे इकोनॉमिक मोटिव था कि उसको एक न्यू ट्रेड रूट चाहिए था एशिया के लिए, चाहिए ही होगा ऐसा तो नहीं है। पॉइंट मेंस में ना प्रीलिम्स वाली टेक्निक सीखो, आपको हो सकता है ना पता हो कि ये सही है गलत है, बट कैन एनीवन टेल कि कर्जन को सेंट्रल एशिया के लिए तिब्बत से नए रूट नहीं चाहिए थे? कैन एनीवन टेल कि इंपीरियल प्रेस्टीज का सवाल था, उसकी वजह से नहीं किया होगा? क्या आप ये कह सकते हो कि चाइना पे डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना चाहता था? राइट, बिल्कुल चाहता था। इसके बाद आप कंक्लूजन के बदले ऐसे क्वेश्चंस में इवैल्यूएशन लिखा करो। इवैल्यूएशन लिखो, हाउ फार स्ट्रेटजिक लिखो यहाँ पे, इट वॉज प्राइमरीली स्ट्रेटजिक, फियर ऑफ रशिया इट वॉज ड्राइविंग फोर्स। तिब्बत इंडिया के लिए फ्रंटियर डिफेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। दूसरा, यहाँ हमने कहा प्राइमरीली स्ट्रेटजिक था, लेकिन हम कह रहे हैं पार्टली इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल भी था। तो आपको समझ आया होगा, मुझे सिर्फ 2 लाइन आती हैं, 2 लाइन का यूज़ करके हम अपनी जो एक वाइड रीडिंग है उसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में, राइट। तो आप क्या है मेन ड्राइवर बताओगे कि क्या थे इसमें, फियर ऑफ रशियन इन्वेजन, सपोर्टिंग फैक्टर्स, कुछ ट्रेड, जो भी आपको बताना है बताओ। कुछ एक्शंस अगर याद आ जाए तो ठीक है कि यंग हस्बैंड मिशन वगैरह क्या हुआ था मुझे नहीं पता, मैं क्या लिख दूँ उसमें, ठीक है। कंक्लूजन के बदले इवैल्यूएशन आप बताओ। अब अगर ये जो क्वेश्चन था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाला, एक और हिस्ट्री का ही लेते हैं, 2024 का है, क्योंकि हाउ फार वाज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, यहाँ कुछ हुआ, उसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट और ये इंडिया में डिक्लाइन कैसे हो गए। आई होप कि अब आप लिख सकते हो इस आंसर को। आपको बेसिकली क्या करना है, यू हैव टू इवेल्युएट द एक्सटेंट कि वहाँ जो कुछ हो रहा था उसकी वजह से इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो रहा था। आप एक तराजू बनाओ, मान लो एग्ज़ाम में आपको बनाने हैं ना, ज़रूरी नहीं कुछ बनाओ, ठीक है। यहाँ आप बनाओ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड, ये राइज पर था, एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, राइट, ये डिक्लाइन पे था, ये राइज पे था। जैसे ही बनाना आप बता सकते हो, ये कितना बढ़िया फिगर है, आप सोच सकते हो। मैंने अभी ऑन द स्पॉट बनाया, ऐसे ही बनाते हैं एग्जाम में, राइट। अब क्या आप एग्जाम में इंडिया और इंग्लैंड के मैप बनाने लगोगे, राइट। तो जब ऐसे डायरेक्टिव हो टू व्हाट एक्सटेंट या हाउ फार, तो आपको ये बताना है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इट वाज मेनली रिस्पॉन्सिबल। अब नेगेटिव टोन में तो है ही, सॉरी ये वाला क्वेश्चन नेगेटिव टोन में तो है ही, आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया में ही दिक्कतें थी,
ठीक है, एक आधा पॉइंट बताओ, बट नो, आप ये बताओ कि ये इट वॉज मेनली रिस्पॉन्सिबल, बट अदर इंटरनल एंड कॉलोनियल फैक्टर्स वो भी थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, राइट। इंट्रोडक्शन में आप बताओ कि इंडिया जो भी है कथा कहानी लिखनी है कि ब्रिटिश रूल के आने से पहले हम तो सोने की चिड़िया थे, बिल्कुल विश्वगुरु थे, सब कुछ थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहाँ हुआ 18th सेंचुरी के मिड में, स्पेशली कॉटन टेक्सटाइल, उसकी वजह से यहाँ पे आपकी लंका लग गई, राइट। पहले आप बताओ लिंकेजेस, लिंक्स, राइटिंग बहुत बढ़िया है। तो लिंक्स क्या है? मशीन मेड कंपटीशन, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा कि जो इंडियन एक्सपोर्ट मार्केट था, एक्सपोर्ट मार्केट उसका डिस्ट्रक्शन हो गया, क्यों? क्योंकि मशीन मेड था। तीसरा, टैरिफ पॉलिसी फेवर जो करती थी, टैरिफ मार्केट आज की डेट में भी चलता है ये, टैरिफ जो था TARIF, टैरिफ पॉलिसी ब्रिटेन को फेवर करती थी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो कि इंडिया को हमने सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब आप ये बताओगे, एक हेडिंग में आपने बता दिया कितना था, आप बताओ अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ऑल्सो। पहला पॉइंट आप बताओ कि कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी। दूसरा कुछ होगा, मान लो इंडिया में पेट्रोनेज नहीं मिलती थी, अब पहले तो रॉयल पेट्रोनेज मिला करती थी। तीसरा, मान लो कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो रहा था, लोगों को मॉडर्न ही बनना था, ब्रिटिश गुड्स। आज की डेट में थोड़ी लोग मतलब मॉडर्न हुए जा रहे हैं, तब से हो रहे हैं। चौथा, रेलवे एंड रोड बन रहे थे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप बता सकते हो। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिक्लाइन आप बताओ, राइट। सिमिलरली आप महात्मा गांधी का जो बेसिक एजुकेशन वाला क्वेश्चन था उसको आप करके देखना। ऐसे कुछ और क्वेश्चंस आप करके देखो। एक क्वेश्चन ये ज़रूर देख लेते हैं कि हाउ फार रिसेंट रिफॉर्म्स, ये वाला GS to GST दोनों के काम आएगा, राइट। रिसेंट रिफॉर्म्स हुए, अब इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, हाउ फार हैव द रिसेंट रिफॉर्म्स। जब ऐसे ओपन क्वेश्चंस हों उसमें बाकी सब ठीक है, एक छोटा सा आपको सेक्शन ये बताना है कि द रिसेंट रिफॉर्म्स क्या हुए हैं, एक हेडिंग। बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं दे सकते, उसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि इस तरह से कुछ 3-4 चीज़ें बता दो। मान लो GST रिफॉर्म्स, जो भी आपको लगता है बिल्कुल शॉर्ट में, आप चाहे तो इंट्रोडक्शन भी कह सकते हो, ठीक है। GST रिफॉर्म्स हुए, मान लो 2017 में 14th and 15th फाइनेंस कमीशन आ गया, राइट। देन नीति आयोग बना फिजिकल फेडरलिज्म के लिए, क्या बना है 2015 में ये बना है नीति आयोग। देन FRBM में रिफॉर्म्स हो गए। देन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो रैशनलाइज कर दी। इस तरह से कुछ भी पॉइंट्स आप लिख सकते हो, राइट। बिल्कुल इनको एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक। द रिसेंट रिफॉर्म्स, यहाँ पे आप लिखो रिसेंट रिफॉर्म्स, इसको एक डब्बे में ज़रूर बंद करना। बन गया फिगर। ये क्या आपका इंट्रोडक्शन हो गया ऐसे क्वेश्चन का। इसके बाद आपको बताना है कितना इम्पैक्ट किया है, कितना नहीं किया। इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ ध्यान रखना, कई बार ऐसे पूछ लेता है कि इंडिया में फिजिकल फेडरलिज्म इंप्रूव करने के लिए वे फॉरवर्ड बताओ, या फिर नक्सलिज्म का जो प्रॉब्लम है उसके लिए सॉल्व करने के लिए वे फॉरवर्ड क्या है। डायरेक्टली पूछ लेता है, आपको बताना है एक एक्सटेंट पे कि प्रॉब्लम है क्या या हुआ क्या है। जब भी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आपके ऊपर थ्रो करके फेंके तो इंट्रोडक्शन में ये ज़रूरी पार्ट हो जाता है। ये एक अनअवॉइडेबल कंपोनेंट ऑफ मेंस आंसर बिल्डिंग बन जाता है। ये है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर मेंस आंसर। इसके अलावा अब आप लिख तो सकते ही हो कि रिफॉर्म्स का क्या इम्पैक्ट हुआ। अब आपने 4-5 पॉइंट तो लिख ही दिए थे ना ऑलरेडी। हमने ये देख लिया कि FRBM हो गया, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात कर ली, GST, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, ये सब हमने बात कर ली। अब बता दो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि कोऑपरेटिव डिसीजन मेकिंग होती है GST काउंसिल से। बढ़िया, मोदी जी और ममता जी बिल्कुल अब भाई भाई बन के रहते हैं। स्टेट ऑटोनॉमी बढ़ गई 14th 15th फाइनेंस कमीशन के बाद से। इस तरह से जो भी आपको बता रहे, नीति आयोग का रोल बताओ, सब चीज़ों का रोल बता दो। लेकिन आप एक लिमिटिंग भी बताओगे कि एक लेवल पर नहीं भी हुआ है। जैसे GST में कंपनसेशन की डिपेंडेंस है, सेंट्रलाइज ट्रेंड आप देखने में दिखेगा चीज़ों का, राइट, कि बहुत सारे ऐसे यूनियन टैक्सेस हैं वो शेयर ही नहीं होते हैं, सेस लगा दिए। FRBM का रेस्ट्रिक्शन आप बताओगे कि किस तरह से हो रहा है, ठीक है। जो प्लान ग्रांट होती थी पोस्ट प्लानिंग कमीशन, जब प्लानिंग कमीशन बना था उसके बाद, तो प्लान्ड ग्रांट्स कैसे गई, राइट। तो इस वे में आप बताओगे तो होपफुली आपको काफ़ी एक आइडिया लगा होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, जब हम इन कीवर्ड्स को पढ़ना सीखेंगे तब कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो होपफुली ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। डू वॉच दिस लेक्चर, इससे पहले कि दूसरों से पीछे हो जाओ या दूसरों के कोर्सेज में अपना टाइम वेस्ट कर लो, खपा लो, राइट। डू वॉच दीज लेक्चर्स,
ये लेक्चर्स देखो, राइट, ये सब देखो, कॉपी रियल टाइम चेक कैसे होती है। ये टाइम पास के लिए सीरीज़ नहीं है,